हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल धैर्य करंट अफेयर्स एकेडमी पे। आज हम वीकली करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक के जो करंट अफेयर्स है वो हमें आज पढ़ने हैं। तो ये जो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। ठीक है, तो देखो हम आगे देखेंगे तो आगे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स है एपेमेडी मैंगो के बारे में। ये एक प्रकार का क्या है भाई, रो मैंगो है जो कर्नाटका में पाया जाता है। दूसरा है कि इसकी बेसिक आइडेंटिटी क्या है, उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो सबसे पहले उसका लोकेशन है उत्तर कन्नड़ा एंड शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट में है, शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो मैंगो है वो हमें मिलता है। उत्तर कन्नड़ा एंड शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट, ये मतलब लोकेशन के बारे में ही बात किया गया है। ठीक है ना। और अगानाशिनी वैली, ये एक प्रकार की वैली है, वहाँ पे ये जो है मैंगो पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी मतलब कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसके साइज़ के और नेचर के बारे में बात करें तो साइज़ में ये जो मैंगो होती है वो स्मॉल होती है, टेंडर है, पल्पी है, जूसी है, मतलब इसके अंदर बहुत जूस भी निकलता है। ठीक है ना। इसके अंदर दूसरा बात करें स्पेसिफिक फीचर क्या है उसमें, तो इसमें एक डिस्टिंक्टिव कोरोना है, मतलब इसमें एक अजीब एक अलग ही प्रकार की स्मेल आती है जो हमें अच्छी लगती है। दूसरा शेल्फ लाइफ, कि ये मैंगो है कितने दिन तक चलता है, तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो लॉन्ग शेल्फ लाइफ है, मतलब वो लंबे दिनों तक चलती रहती है, बहुत दिनों तक चलती है। अगर दूसरे रो मैंगो के साथ इसका कंपैरिजन करें एपेमेडी मैंगो का, तो इसकी लाइफ जो है शेल्फ लाइफ वो ज़्यादा है। इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में अगर बात करें तो इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। तो कहाँ पे होता है, तो देखिए सबसे पहले कि भाई ये जो है मैंगो, इसका जो डिमांड है वो पिकल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा है। साउथ एशिया के अंदर पिकल इंडस्ट्री मतलब जो हम बनाते हैं ना, अथाणु अथाणु बोलते हैं उसको। तो उस हिंदी में पता नहीं शायद क्या बोलते हैं, लेकिन ये जो अथाणु बनाते हैं ना, गुजराती में अथाणु बोलते हैं। तो ये अथाणु बनाने के लिए इस मैंगो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है कि ट्रेडिशनल यूज़ क्या है इसका भी, तो इसका ट्रेडिशनल यूज़ ये है कि भाई ये पिकलिंग इन कर्नाटका, तो यही है पिकल, मतलब ये कर्नाटका में भी ये चटनी बनाने के लिए एक प्रकार का इस्तेमाल होता है। इसके जीआई टैग के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो 2009 में मिला था, तो ये आपको याद रखना है। रीज़न ये है कि भाई रिकॉग्निशन ऑफ कलिनरी एंड कल्चरल हेरिटेज, ये कलिनरी और कल्चरल हेरिटेज भी दिखाता है। इसका सिग्निफिकेंस, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एपिमेडी मैंगो बहुत ज़रूरी क्यों है, तो ये क्या करता है भाई, हमारा जो लोकल एग्रीकल्चर है एंड इकोनॉमी है उसको प्रमोट करता है, बराबर। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड हेरिटेज को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है। और क्या करेगा वो, वैल्यू एडिशन थ्रू जीआई ब्रांडिंग, तो वैल्यू एडिशन भी करता है जीआई ब्रांडिंग से। एक मिनट दोस्तों, इसमें लैग हो रहा है तो थोड़ा हम, ठीक है। और ये नीचे जो है बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हैं वो आप देख सकते हैं। हम अगर नेक्स्ट बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई हमारे यहाँ पे 14 अप्रैल अगले वीक चली गई, 14 अप्रैल को बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्मदिन है। तो उनकी जन्म जयंती पे हम उनके बारे में बहुत सी चीज़ें रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहला है कि भाई यहाँ पे ये गलती से ये हो गया है, ये मिटा देना है। एक मिनट में मिटा देता हूँ भाई। ये जो है ना, ये केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे नहीं आएगा, बराबर। ये दूसरे टॉपिक का यहाँ पे हेडलाइंस लिख दिया है। तो सबसे पहले बात करें तो आम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 1991 में 14 अप्रैल को बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म हुआ था। और इस दिन को यानी कि 14 अप्रैल को हम बाबा साहेब को क्या करते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करते हैं। इनका पर्पज़ क्या है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने का, याद करने का पर्पज़ ये है कि भाई उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी में, समाज में,
उसको हम क्या करते हैं, ऑनर करते हैं, यानी कि सम्मान करते हैं। तो वो कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्टर आम्बेडकर को, आम्बेडकर की जन्म जयंती को यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी है, ह्यूमन राइट्स है, तो इन सबको इन्होंने प्रमोट करने के लिए पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया था। उन्होंने बहुत सारे जो हम इस दिन क्या करते हैं, हम अवेयरनेस फैलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू के बारे में लोगों को पता चले, ये सारी चीज़ें हम इस दिन करते हैं, जिससे कि क्या हो, लोगों में अवेयरनेस फैले। रिकोगनाइज हिज रोल इन अपलिफ्टिंग मार्जिनलाइज। तो देखो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि है SC ST OBC है, ठीक है ना, जो मार्जिनलाइज थे, जो मतलब बहुत पिछड़े हुए थे, उन लोगों को मतलब अपलिफ्ट करने के लिए आम्बेडकर ने बहुत सारा रोल निभाया है। तो उनको याद करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि बर्थ जो 14 अप्रैल को जो बाबा साहेब का बर्थडे है, उस दिन हम ये सारी चीज़ें याद करते हैं। सबसे पहले देखो अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो उनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, और वो मरे कब, तो 1956 में वो मर गए थे। सबसे अहम रोल इनका है, उसकी बात करें तो ये जो थे, उन्होंने बहुत अपना जो अहम रोल निभाया था, वो किस में निभाया था भाई, तो एज अ चेयरमैन के तौर पे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अंदर उन्होंने चेयरमैन का रोल निभाया था। और ये जो हमारे इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। इनको सोशल रिफॉर्मर और इकोनॉमिस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल समाज में बहुत सारे रिफॉर्म्स करने का भी बहुत प्रयत्न किया। और इकोनॉमी की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD भी लेके रखी है, और इसलिए इनको बोलते हैं भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम फादर भी बोलते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को, ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने बहुत सारा भाई काम किया है, सोशल रिफॉर्मर के तौर पे काम किया है, इकोनॉमिस्ट के तौर पे काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के तौर पे काम किया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे जो टर्म्स है वो हमारे बंधारण के अंदर, या फिर ऐसे बोलेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने डाले हैं, जिससे कि क्या हो, लोगों को ये सारी चीज़ें मिलती रहे। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई इनका की कंट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट कौन सा रहा है। तो ये मैंने पहली बार बनाया ना, तो ये गलतियाँ हो गई है मेरे दोस्तों। ये टॉपिक पूरा डिफरेंट है, की कंट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट, की गोल्स, क्रेडिट, नॉन फार्मल पेमेंट, ये पूरा नहीं है, ये पूरा मतलब इस दूसरी स्लाइड का आ गया है इसमें, तो ये मैं इसमें से हटाना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। चलो, तो इतना तो याद रखना तुम लोग, ठीक है ना, कि अम्बेडकर ने क्या क्या हमारे लिए किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैनरी आइलैंड, ठीक है, तो कैनरी आइलैंड जो है बराबर एक प्रकार का एक आइलैंड है। तो ये हमारा जियोग्राफी का टॉपिक हो जाता है मित्रों, तो जियोग्राफी में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो कैनरी आइलैंड सबसे पहले बात करें तो उसका लोकेशन कहाँ पे है, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है उसका, तो ये एक प्रकार की ओवरसीज टेरिटरीज है, ऑटोनोमस कम्युनिटी है। मतलब यहाँ पे है ना कि मान लो कि देखो यहाँ पे बात करें तो ये जो है ये स्पेन है, ये वाला स्पेन है, ये यूरोप का पार्ट है। यूरोप से अगर हम बात करें तो देखो 100 से 500 किलोमीटर की दूरी पे ये कैनरी आइलैंड आया हुआ है, ठीक है। ये मोरक्को है, ये मोरक्को जो है वो अफ्रीका कंटिनेंट का पार्ट है, ये स्पेन जो है वो यूरोप का पार्ट है, और ये मोरक्को जो है वो अफ्रीकन कंटिनेंट का पार्ट है। तो कैनरी आइलैंड जो है वो अफ्रीका कंटिनेंट के नज़दीक आया हुआ है, फिर भी वो अफ्रीका कंटिनेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन वो यूरोप का पार्ट है। और उसमें भी हम बोले तो स्पेन की जो कम्युनिटी है वो कैनरी आइलैंड पे रहती है। तो ये जो है लोकेशन की बात करें, उसका पॉलिटिकल स्टेटस की बात करें तो ये किसके हिस्से में आता है भाई, स्पेन के हिस्से में आता है। एटलांटिक ओशन में है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो एटलांटिक ओशन में है, 100 से 500 किलोमीटर की दूरी पे है, वेस्ट ऑफ मोरक्को, मोरक्को के वेस्ट में है। ये मोरक्को है, ये इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे वेस्ट डायरेक्शन, तो मोरक्को के वेस्ट डायरेक्शन में आया हुआ है। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का मतलब है कि अगर हम अफ्रीका का पूरा मैप ड्रॉ करें तो उसके नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन में आया हुआ है। पॉलिटिकल गवर्नेंस यहाँ पे किसका है, तो भाई स्पेन का है, तो ये यूरोप के कंट्रोल में है। जियोग्राफिकल टेक्टोनिक रीजन किसका है, जियोग्राफिकली जो टेक्टोनिक रीजन है वो अफ्रीकन कंटिनेंट के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी यहाँ पे लोग जो है वो स्पेन के रहते हैं। तो आपको याद रखना है, ये कंफ्यूज यूपीएससी आपको ये ट्रैप दे सकती है कि भाई स्पेन
मतलब ये जो है कैनरी आइलैंड, ठीक है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे दे 4, उसमें स्पेन और यानी कि यूरोप और अफ्रीकन कंटिनेंट दोनों रखे, तो इसमें से कौन से में वो आएगा, तो आप गलती से अफ्रीकन कंटिनेंट में टिक करके मत आना। दूसरा है उसका जियोग्राफी एंड ओरिजिन। उसका जियोग्राफी और ओरिजिन क्या है भाई, तो वोल्केनिक ओरिजिन है। वोल्केनिक ओरिजिन यानी कि हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, मतलब ऐसे वोल्केनो होता है ना, वो ऐसे फट के बाहर आता है और फिर ये ठंडा पड़ता है धीरे धीरे ओशन के अंदर, तो ये क्या होता है, आइलैंड के रूप में बनता है। अब इसकी कैनरी आइलैंड की बात करें तो 7 मेजर आइलैंड वहाँ पे पाए जाते हैं, छोटे भी बहुत सारे छोटे आइलैंड भी है। यहाँ पे हाईएस्ट पीक है स्पेन का, जिसको बोलते हैं माउंट टेडे यानी कि टेनेरिफे, वो भी इस कैनरी आइलैंड में आया हुआ है। रिसेंट इरप्शन जो है वोल्केनिक इरप्शन ला पाल्मा के अंदर 2021 में हुआ था। हम यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे ये जो माउंट टेडे, जिसको हम माउंट टेनेरिफे भी बोलते हैं, हाईएस्ट माउंटेन इन स्पेन, ठीक है, स्पेन की टेरिटरी यहाँ पे भी है, लेकिन इसको मिला के और इसको मिला के दोनों में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट टेनेरिफे है। और ये ला पाल्मा की बात की गई है तो ये वाला हिस्सा है ला पाल्मा। यहाँ पे सबसे रिसेंट इरप्शन हुआ है 2021 में, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। तो ये पूरा कैनरी आइलैंड का जो है वो मैप दिखाया गया है, ठीक है ना। शेयर्ड कैपिटल सिस्टम, तो ये कैपिटल सिस्टम इनकी शेयर्ड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैनरी आइलैंड सिस्टम। चलो नेक्स्ट बात करें इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि भाई ये जो आइलैंड है वो अटलांटिक ओशन के अंदर आया हुआ है, और यहाँ से जो भी मेजर अटलांटिक शिपिंग रूट है, मतलब यहाँ से क्या होती है, ये सारी जो शिप्स होती है ना वो ट्रैवल करती है, तो ये इन सारे शिप्स के बीच में कौन पड़ता है, तो कैनरी आइलैंड पड़ता है। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के लिए और ट्रेड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन अगर बात करें तो आउटर मोस्ट रीजन पॉलिसीज, तो ये इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये यूपीएससी आपको क्या गूगली नोट्स फेंक सकता है, कौन से गूगली क्वेश्चन बना के फेंक सकता है कि भाई मेडेरा है, रीयूनियन है, बराबर, नॉट अफ्रीकन ओनरशिप डिस्पाइट प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब अफ्रीका के बहुत नज़दीक होने के बाद भी ये जो है कैनरी आइलैंड वो अफ्रीकन कंटिनेंट का पार्ट नहीं है। ये रीयूनियन जो है वो तो फ्रांस का हिस्सा है, मेडेरा है वो आइलैंड है, ये भी एक प्रकार का मेडेरा आइलैंड तो पोर्टुगल का है, रीयूनियन जो है वो फ्रांस का है। तो ऐसे ये इस टॉपिक की अभी तक की बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, तो आप इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखोगे तो भी आपको क्या होगा भाई, एग्जाम में मदद मिलेगी। नेक्स्ट बात करें, देखो इस पे ही क्वेश्चन हमने रखा है कि भाई कैनरी आइलैंड जियोग्राफी क्विज, तो कैनरी आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ आर पार्ट ऑफ विच कंट्री, कौन से कंट्री का पार्ट था, तो आप क्या करना, ये पोर्टुगल का, स्पेन का, फ्रांस या इटली, तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में जाके आंसर देना तो मुझे भी पता तो चले कि आपको आता है कि नहीं आता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, मतलब ये 17 अप्रैल को क्या करते हैं भाई, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का हम क्या करते हैं सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एन्युअली ऑब्जर्व करते हैं, मतलब हर साल इसको हम मनाते हैं 17 अप्रैल को, ठीक है ना, ग्लोबली उनको मनाया जाता है। इस साल की मतलब 2026 की थीम क्या थी भाई, इसको डायग्नोसिस करो और फर्स्ट स्टेप टू क्योर, मतलब डायग्नोसिस करना वो उसको क्योर या केयर करने का पहला स्टेप्स है। इसका एम है कि लोगों के अंदर क्या करो, अवेयरनेस फैलाओ, और हीमोफीलिया है वो पॉलिसी मेकर्स है। हीमोफीलिया जैसे दूसरे बहुत सारे इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर ही क्या होता है, ब्लीडिंग चलता रहता है, और वो वारसागत होता है, मतलब आपके पेरेंट्स को था तो आपको भी ये बीमारी होगी। तो ये सारी जो है ना बीमारियाँ, हीमोफीलिया है, फिर ये दूसरा बात करें हम ये हीमोफीलिया है ये बीमारी, और ये इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बात करें तो ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है, जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के जो अपने अपने देश के अंदर जो पार्लियामेंट होती है उसके अंदर जो बैठे लोग हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, तो उनके अटेंशन में ये बात आए कि भाई हीमोफीलिया जैसा कोई रोग होता है, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे बहुत से कुछ रोग होते हैं, ठीक है ना, बीमारियाँ होती है, वो सारी उनके ध्यान में आए, और वो क्या करे, अच्छे से इस पर क्या करे, सस्टेनेबल, इक्विटेबल एंड एक्सेस टू केयर एंड ट्रीटमेंट, ऐसी पॉलिसी बनाए कि सबको क्या मिले, केयर मिले, ट्रीटमेंट मिले, ठीक है ना, इक्विटेबल एक्सेस मिले केयर और ट्रीटमेंट में, सस्टेनेबल टिकाऊ ट्रीटमेंट मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एम में रखी गई है, इसका एम
यही होता है कि भाई इसको क्यों मनाया जाता है। दूसरा है कि भाई ये फ्रैंक स्कैनाबेल थे, फ्रैंक स्कैनाबेल, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, 17 अप्रैल जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो उस दिन उनको इसको मनाया जाता है। और इन्होंने क्या किया था भाई, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया उन्होंने फाउंड किया था, मतलब इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये हीमोफीलिया डे मनाने का पर्पज़ ये है कि भाई सबसे पहले तो आप हीमोफीलिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में क्या करो, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाओ। तो ये लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या करते हैं हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा है कि भाई इसका क्या हो जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। सबसे पहले तो ट्रीटमेंट से पहले भी क्या हो जाए, अर्ली डायग्नोसिस हो तो अर्ली डायग्नोसिस को प्रमोट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट तक उसको लेके जा सके। इम्प्रूव एक्सेस टू द सेफ एंड इफेक्टिव केयर, तो सेफ और इफेक्टिव केयर मिल सके आपको, वो एक्सेस इम्प्रूव हो सके, उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। रिड्यूस स्टिग्मा एसोसिएटेड विद तो ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसके रिलेटेड जो स्टिग्मा होता है ना सोसाइटी में, उसको रिड्यूस करने का काम भी इस प्रकार के जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं उसका एम रहता है। हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। मतलब ये अपने पेरेंट्स से क्या होता है कि पेरेंट्स से वो अपने बच्चों में क्या होता है, ट्रांसफ़र होते रहता है जेनेटिकली। इसका कारण यही है कि भाई एक कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या होता है वो डेफिशिएंट रहते हैं, जैसे कि फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 है, ये सारे जो क्लोटिंग फैक्टर है वो डेफिशिएंट रहते हैं बॉडी के अंदर। तो क्या होता है, मानो कि फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है तो हमें हीमोफीलिया ए होगा, और मानो कि हमारे बॉडी के अंदर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है, मतलब कमी है, तो हमें हीमोफीलिया बी होगा। इसके अंदर सिम्टम्स कौन कौन से हैं, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपको ये प्रकार की बीमारी है। तो एकदम बहुत सारी, अगर खून कहीं पे कट लग गया तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, इंजरी के बाद भी बहुत प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती रहेगी, मतलब कोगुलेशन होगा नहीं, क्लोटिंग होगा नहीं, जॉइंट्स के अंदर मसल्स के अंदर भी इंटरनल ब्लीडिंग होगी। तो ये सारे सिम्टम्स है, तो इससे पता चलता है कि भाई आप क्या हो, हीमोफीलिया जैसे बीमारी के शिकार हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, ट्रीटमेंट लोगों को देना पड़ेगा, लोगों को अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट में एक्सेस देना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैले और इसका जो है वो लोग इससे डरे नहीं। चलो ये यहाँ तक था, अब नेक्स्ट आगे जाएंगे तो अभी भी है इसमें इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो इसका ट्रांसमिशन और नेचर कैसा है, तो भाई यहाँ पे जो है ये एक प्रकार का इनहेरिटेड मतलब डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड बीमारी है। मतलब वो क्या होता है कि पेरेंट्स के थ्रू अपने बच्चों में पास होती रहती है। और कैसे पास होती है, तो भाई एक प्रकार का एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन होता है पेरेंट्स के बॉडी के अंदर, तो ये जो है वो क्या होता है, इसके माध्यम से वो क्या होती है, पास होती है। और इसमें ये होता है कि मेल्स जो है वो फीमेल के तुलना में ज़्यादा इफेक्ट रहते हैं, मतलब मेल्स को ये बीमारी ज़्यादा होती है, फीमेल ज़्यादातर क्या होती है, कैरियर। ये उल्टा हो गया है भाई, ये मान लो कि ये मेल्स है, ये जो है वो क्या है, मेल है, और ये फीमेल है। तो ये कैरियर जो वर्ड है ना वो यहाँ पे आएगा, और अफेक्टेड जो है वो यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। फीमेल यूजुअली कैरियर, मतलब वो उनको ये बीमारी होती नहीं है, लेकिन उनके जीन में ये होता है कैरियर के तौर पे, लेकिन वो रेयरली अफेक्ट होती है। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, एफर्ट्स की बात करें, तो भाई इसको ग्लोबल स्टेज पे क्या क्या, मतलब इसको क्योर करने के लिए या फिर उसको इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं। तो सबसे पहले तो स्कैनेबल है, हमने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना की। तो ये इसके हीमोफीलिया के जो रोग है, जैसे जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उस पर वो काम करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी काम करता है। चैलेंजेस क्या क्या है भाई उसके आगे, तो लिमिटेड एक्सेस टू द ट्रीटमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो बहुत सारी गरीब कंट्रीज़ है, मतलब जिन कंट्री के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो उसमें इस प्रकार की बीमारी की जो ट्रीटमेंट है उसमें लिमिटेड एक्सेस रहती है। हाई कॉस्ट ऑफ क्लोटिंग फैक्टर थेरापी, और क्लोटिंग फैक्टर थेरापी जो होती है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहती है। ये एक प्रकार का चैलेंज है। फोकस हमें क्या करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहिए, लोगों को ट्रीटमेंट अच्छे से मिल जाए, इसमें रिसर्च और इनोवेशन होता रहे। तो ये सारी बातों में हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। अब इसका रिलेवेंस क्या है, यहाँ से आर हट गया है, आर ही हट गया है। इसका रिलेवेंस फॉर इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो इसका क्या रिलेवेंस है, और हम हमारे एग्जाम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में देखें तो हम क्या देख सकते हैं इसमें कि भाई हीमोफीलिया रिकॉग्नाइज अंडर द रेयर डिजीज़। तो हीमोफीलिया है वो ऐसे एक रेयर डिजीज़ है, ये हर किसी को नहीं होती है, लेकिन ये रेयर डिजीज़
ऐसी बहुत कम बीमारियां है इसमें इसका नाम आता है, ठीक है ना। तो इसको रेयर डिजीज के तौर पे रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने हमारे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए है, तो हमारे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है रेयर डिजीज़ पे, इसमें इसको भी इंक्लूड किया हुआ है, हीमोफीलिया डिजीज़ को। तो ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की। फ्री क्लोटिंग फैक्टर सपोर्ट, कुछ स्टेट्स के अंदर ये पॉलिसी चल रही है। तो ये सारे हमारे देश के जो क्या है भाई गवर्नमेंट की ये सारी इनिशिएटिव्स है। इसका इंपॉर्टेंस ये है, जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटी के बारे में दिखाया गया है, मुंबई है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, ठीक है ना। क्लोटिंग फैक्टर सपोर्ट, ये भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ऐसे इन स्टेटों में ये चलता होगा, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, इंपॉर्टेंस इसका ये है कि ये क्या करता है भाई, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में के लिए क्या करेगा, हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करेगा, डायग्नोसिस को इम्प्रूव करेगा, ट्रीटमेंट को एक्सेस दिलाएगा, ठीक है ना। और अवेयरनेस, ट्रीटमेंट और एक्सेस, ये तीन जो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये इतना है। अब नेक्स्ट आगे हम बढ़े तो एक दूसरा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए, यूपीएससी जीपीएससी बोलो, ठीक है ना, या फिर अदर कोई स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी, पीएससी एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है खांची विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल। तो ये है क्या, तो ये क्या है भाई, किसके बारे में बातचीत करता है, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में करता है जो इंडिया का फ्यूचर क्या करेगा, सेव करेगा। सबसे पहले तो ये क्या है भाई, खांची विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल, ये जो है वो स्टेट ओन जॉइंट वेंचर है। स्टेट ओन मतलब ये गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट इसका ओनरशिप रखता है। ये किस किस के द्वारा बनाया गया है, तो 2019 में बनाया गया है। 3 जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे उन्होंने बनाया है। सबसे पहला सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन सा है, तो ये नाल्को है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और ये मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी। तो ये 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ये उन्होंने बनाया है। पर्पस क्या है भाई इसका, तो एंश्योर लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ, तो इसमें क्या करे, लॉन्ग टर्म सप्लाई जो है क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल है वो इंडिया को मिलता रहे। इंडिया को क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल जो है उसको लंबे समय तक उसको सप्लाई मिलता रहे, ये पर्पज़ है इस कंपनी बनाने का। कोर मैंडेट एंड फोकस क्या है, तो ये आइडेंटिफाई करेगा स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स को, उसको एक्वायर करेगा और उस मिनरल एसेट को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा हमारे देश में, जिससे कि हमें काम में आए। की मिनरल्स में जैसे कि लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, बराबर। एक मिनट, लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है एंड अदर रेयर एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है। तो इसमें इस सब मिनरल्स के बारे में बात की गई है। तो ये क्यों ज़रूरी है भाई, तो इसमें जो मिनरल्स मिलते हैं ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के लिए, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सारे मिनरल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, ठीक है। हमारी इकोनॉमी पे इसका बहुत ज़रूरी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी एंगल के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, तो भाई लिंक्ड टू एनर्जी ट्रांजिशन, तो भाई एनर्जी ट्रांजिशन के साथ ये जुड़ा हुआ है। हम आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं इससे, ठीक है ना। अगर हमारे पास क्रिटिकल मिनरल लग जाए तो हम क्या करेंगे, उससे हम एनर्जी के तौर पे क्या हो गए, सिक्योर हो जाएंगे, और हम खुद एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो हम अपने आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजी जो है वो इसके साथ रिलेटेड है। इंडिया पहला स्ट्रेटेजिक आर्म है जो क्या करता है, क्रिटिकल मिनरल्स जो है जो बाहर पाए जाते हैं उसको सिक्योर करता है। तो ये काबिल के बारे में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या करना आप भाई, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप भी अपने दोस्तों को क्या करना, ये शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं उसके आंसर भी देते रहना, तो मुझे भी पता चले कि आप क्या हो इस वीडियो में एंगेज रहते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये मैं अगली बार गलतियाँ ना हो उसका पूरा ध्यान रखूँगा। सबसे पहले देखो ये जो है ना, ये मिटा दो, क्योंकि ऑलरेडी ये बाजू में दिखाया गया है ये पॉइंट, बराबर। देखो ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आप एक मिनट, तो इसका आंसर आपको किस में देना है भाई, कमेंट सेक्शन में आपको खुद ढूंढ के देना है। तो आप क्या करोगे, इसको आप
कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। चलो दूसरा कौन सा है भाई, वुलर लेक। तो वुलर लेक जो है वो भी हमारा यूपीएससी की तैयारी के लिए या फिर यूपीएससी जीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए क्या हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये भी, ठीक है ना। ये भी क्या है, इंडिया फ्रेश वाटर जायंट, मतलब ये फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, ठीक है। और ये कहाँ पे आएगा, इंडिया के अंदर आया हुआ है और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आया हुआ है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे इंडिया के अंदर, उसमें से ये एक है वुलर लेक। ये रिवर एक्शन की वजह से ये बना हुआ है, यानी कि फ्लूवियल प्रोसेस से बना है, मतलब रिवर फ्लो करती है ना, तो वो फ्लो करते 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 ही उसने क्या करा है, ये लेक बना दिया है। इसमें क्या होता है कि ये जो वुलर लेक है वो एक नेचुरल फ्लड बेसिन है झेलम रिवर के लिए। कौन सी रिवर के लिए, तो ये झेलम रिवर है, उसके लिए एक फ्लड बेसिन के तौर पे भी काम करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो झेलम रिवर है, उसका एसोसिएशन कैसे है, तो ऐसे देखो, ये झेलम रिवर यहाँ से आई, उसने क्या किया, ये जो वुलर लेक है उसको फीड किया, मतलब इसने अपना पानी कहाँ पे, वुलर लेक के अंदर डाला। और ये वुलर लेक कहाँ पे है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आया हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका लोकेशन भी आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये वुलर लेक आया हुआ है। झेलम रिवर जो है वो यहाँ पे क्या होता है, वुलर लेक के अंदर एंटर करती है, अपना पानी यहाँ पे डालती है, फिर क्या करेगी, पानी डालने के बाद फिर यहाँ से दूसरी तरफ से क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। इसलिए क्या होता है, ये झेलम रिवर है वो फीड भी करती है और ड्रेन भी करती है वुलर लेक को, ठीक है ना। मतलब फीड मतलब पानी डालती भी है अंदर और पानी वहाँ से बाहर भी निकल जाता है। एग्जिट एंड कंटिन्यूज कोर्स, अपना कोर्स कंटिन्यू रखती है। ये एक प्रकार का रामसार साइट हमने डिक्लेयर किया हुआ है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। ये तो वुलर लेक जो है वो रामसार साइट है एक प्रकार का। और ये जो है ग्लेशियर और टेक्टोनिकल ओरिजिन नहीं है, मतलब इसमें ग्लेशियर की वजह से या फिर टेक्टोनिक की वजह से ये इसका ओरिजिन नहीं हुआ है। ये कैसे बना है वुलर लेक, तो रिवर एक्शन की वजह से बना है, फ्लूवियल प्रोसेस से बना है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिनट दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखें तो देखो यहाँ पे वुलर लेक के बारे में एक क्विज है, वो ये इसका भी आंसर आपको क्या करना है भाई, कमेंट सेक्शन में बताना है कि वुलर लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, बराबर, कौन से रिवर से बनता है ये, तो आपको ये आंसर देना है। इंडस रिवर से बनता है, चेनाब से बनता है, झेलम से बनता है या फिर रवि रिवर से बनता है। ये हालांकि यहाँ पे आंसर दिया है, फिर भी आप एक बार चेक करके कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई ये सही आंसर है कि गलत है। कभी कभी क्या होता है, टीचर से भी गलती हो जाती है, ठीक है, तो आप बता देना वो। नेक्स्ट, हाँ ये भी एक क्विज़ है, इसमें भी शायद आंसर दिया हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर है। ये कुछ टॉपिक है जो मैं इस स्लाइड के अंदर ऐड करना भूल गया हूँ, लेकिन इनके क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो और आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन के आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। विथ रेफरेंस टू द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसके बारे में हमें क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं दो, उसको ध्यान में रखना है। अमेंडमेंट टू द आरबीआई एक्ट 1934 इन 2016। तो आरबीआई एक्ट 1934 है, उसके अंदर क्या किया था, 2016 में अमेंडमेंट किया था। तो उसके अंदर क्या बात की गई, क्या इंट्रोड्यूस किया गया उस अमेंडमेंट में, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है इंडिया के अंदर वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये बात सत्य है कि गलत है, सही है कि गलत है, ठीक है ना, तो वो आपको डिसाइड करना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज़ अ 6 मेंबर बॉडी, ये 6 मेंबर की बॉडी होती है मॉनेटरी एमपीसी, ठीक है ना। तो ये सही बात है, जो कि क्या करती है, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जो है, जैसे कि रेपो रेट है, उसको डिसाइड करती है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं है, तो अगर दोनों सही है तो बोथ सी ए एंड बी आंसर होगा, अकेला 2 सही है। तो इसमें से आप मतलब देख के आप क्या करना, अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो MSME कॉम्प्लायंस बर्डन ड्यू टू द वॉर। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में क्या चल रहा है, एक वॉर जैसा, कन्फ्लिक्ट जैसा सिनेरियो खड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो है क्या होगा, MSME वाले लोग हैं जो, ठीक है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या कॉम्प्लायंस बर्डन झेलने पड़ रही है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो देखो
तो हमें पता है कि भाई ईरान जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर आया हुआ है, तो वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट क्यों होगा, क्योंकि ईरान पे क्या किया है, अमेरिका और इसराइल अटैक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। और उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के नीचे से ही जा रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारी शिप्स वहाँ से ही मतलब जाती है। लेकिन ये युद्ध चालू होने की वजह से फिर ईरान ने क्या कर दिया है, उसको ब्लॉक करने का निर्णय ले लिया है। तो उससे क्या होगा, फिर बहुत सारे जो शिपिंग डिस्ट्रप्शन क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर ये रूट अगर बंद हो जाएगा तो कार्गो जो है, ये सारी शिप्स जो है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा। और डाइवर्ट करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो कुछ पोर्ट है, जो पुराने पोर्ट्स थे, वहाँ से हम क्या करने थे, इसको रीरूटिंग करेंगे। मतलब पुराने पोर्ट से हम भेज रहे थे, वो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर न्यू पोर्ट से उसको कहाँ पे, दूसरी जगह पे भेजना पड़ेगा। तो यानी कि हमें क्या करना है, नए पोर्ट से हमें लॉजिस्टिक मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये टैरिफ कोटा जो है भाई, जो यूरोपियन कंट्री में है, अगर आप वहाँ पे कुछ सामान बेचने जाते हो तो वहाँ पे कोटा क्या होता है, लिमिटेड होता है कि भाई वो उतना ही सामान खरीदेंगे। तो आप डिले हो जाता है, मतलब आप लेट हो जाते हो, ठीक है ना। ये रूट, ये वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट की वजह से आप रूट दूसरा पकड़ते हो, ठीक है, और आप जल्दी जा नहीं पाते, डिले हो जाता है, तो फिर क्या होता है, आपको लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब आपको वहाँ पे सामान बेचने के मौका नहीं मिलता है। दूसरा एक पॉइंट है कि भाई इंक्रीज कॉम्प्लायंस बर्डन, तो ये लीगल बर्डन बढ़ गया है, मतलब टैरिफ में बहुत चेंज होते हैं, ड्यूटीज़ में बहुत चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है ना। तो उससे भी लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है ना, एक्सपोर्टर्स को पता नहीं होता है कि भाई कौन कौन से टैरिफ में चेंज हो गया है, कौन कौन सी ड्यूटीज़ में चेंज हो गया है। तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में उनको बहुत दिक्कतें आती है, ठीक है। शिपिंग डिले हो जाता है, रीरूटिंग ये भी हमने आगे देखा। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर एंड पेनल्टीज़ का सामना इनको करना पड़ता है, जिससे क्या होगा, ये पूरा एक्सपोर्टर्स पे क्या होगा, बर्डन क्रिएट होगा। तो ये जो है गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, ये सारा रिलीफ मिले इसलिए उनको क्या करेंगी, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड रिलीफ के लिए वो सरकार काम करेगी। लैक ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू, मतलब हमारे पास अगर रिसोर्सेज की कमी होगी तो भी हमें क्या होगा, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास नहीं है, स्किल कॉम्प्लायंस टीम नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हमारी कंपेटिटिवनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, और वो रिड्यूस हो जाएगी तो हमें उसका मुआवजा ज़्यादा भरना पड़ेगा, हम डिले होते रहेंगे और हमें जो है हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो लॉस होती हुई हमें दिखाई देंगी। तो ये इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक टाइगर रिजर्व जो न्यूज़ में था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व जिसका नाम है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ट्राई जंक्शन पे पाया जाता है भाई, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे है, मतलब तीनों स्टेट्स की बाउंड्रीज को टच करती है, ठीक है ना। लेकिन ये तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के अंदर उसका एरिया आया हुआ है। इसलिए हम बोलेंगे कि भाई ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो हम बोलेंगे कि भाई वो तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया के अंदर, ठीक है ना, उस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अगर हम एडजेसेंट प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बात करें, जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है उसके आजू बाजू में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया आए हुए हैं, तो हम केरला के अंदर बात करें तो केरला के अंदर वेस्ट में, मान लो कि यहाँ पे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु के अंदर है, तो यहाँ पे वेस्ट में केरला आया हुआ है, तो केरला के अंदर क्या होगा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर आई हुई है। फिर तमिलनाडु के ऊपर, ये तमिलनाडु के अंदर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, उसके ऊपर कर्नाटक पड़ता है, तो यहाँ पे आया हुआ है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक नॉर्थ के अंदर, ठीक है ना, तमिलनाडु के और मुदुमलाई का टाइगर रिजर्व के ऊपर नॉर्थ में ये दूसरा टाइगर रिजर्व जिसको बोलेंगे हम बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटका के अंदर आया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या होता है भाई, एक रिवर है जिसका नाम है मोयार रिवर, जो इन रिजर्व से क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत क्या है भाई, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमें देखना है। सबसे पहला है कि भाई देखो इसका फॉरेस्ट टाइप यहाँ पे कैसा है, तो फॉरेस्ट टाइप कैसा है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि डाइवर्स फॉरेस्ट टाइप्स हमें यहाँ पे पाए जाते हैं। हमें यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, ड्राई टीक मिलते हैं, मॉइस्ट टीक मिलते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी ग्रासलैंड हमें यहाँ पे मिलते हैं, स्वैम्प्स हमें यहाँ पे पाए जाते हैं। टिम्बर की कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है भाई, टिम्बर की भी बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है यहाँ पे। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर एलिफेंट ग्रास, जायंट बैम्बू, टीक, रोजवुड, ये सारी चीज़ें हमें पाई जाती है, ठीक है। वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप्स, तो क्रॉप्स के बारे में बात करें तो राइस, जिंजर, टर्मरिक, सिनेमॉन, ये सारे क्रॉप्स भी यहाँ पे पाए जाते
है, तो हमें यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे ये तो बात हो गई भाई फ्लोरा के बारे में, फॉरेस्ट टाइप के बारे में। यहाँ पे अब बात करें फोना के बारे में सॉरी, फोना यानी कि भाई कौन कौन से एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी कैसी है भाई, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि है एनिमल है, एलिफेंट है, गौर है, ठीक है ना, ये मेमल्स है बराबर। और हर्बीवर्स कौन कौन से पाए जाते हैं, सांबर है, स्पॉटेड डियर है, ठीक है ना, बाघ डियर है, फॉर हॉर्न एंटीलोप है, माउस डियर, छोटा सा एक माउस जितना, मतलब चूहे जितना एक डियर पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माउस डियर कहाँ पे पाया जाता है, तो नीचे सदर्न स्टेट के अंदर, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर, मतलब उसके आसपास कहीं पे भी ये पाया जाएगा। ये पूरा जो देखो यहाँ पे ये जो दिखाया गया है ना गुजरात में, ये ग्रीन ग्रीन, ये वेस्टर्न घाट है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो है पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसका ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व क्या है, एक हिस्सा है, पार्ट है। ये टाइगर और एलिफेंट कंजर्वेशन को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। इकोलॉजिकल बैलेंस भी क्या करेगा, नीलगिरीज लैंडस्केप में अंदर इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखेगा। तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंदर, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसको रिकॉल करके क्या कर सकते हो आप, कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक को लिख सकते हो कि कितना आपको याद रहा बिना लिखे, ठीक है। तो उससे मुझे भी पता चलेगा कि भाई आप कितना रिकॉल कर सकते हो, ठीक है ना। नेशनल सेफ मदरहुड डे, अभी ये जो है 11 अप्रैल को ये क्या हुआ था भाई, मदरहुड डे, सेफ मदरहुड डे, ये भी हम सेलिब्रेट करते हैं 11 अप्रैल को, और हर साल करते हैं सेलिब्रेट, ठीक है ना, 11 अप्रैल को। जिससे कि 11 अप्रैल को हर साल ये डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, तो कस्तूरबा गांधी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है 11 अप्रैल को, तो उस दिन हम क्या करते हैं, ये नेशनल सेफ मदरहुड डे को सेलिब्रेट करते हैं। इसका पर्पज़ ये है कि लोगों के अंदर हम मैटरनल हेल्थ और सेफ प्रेगनेंसी के बारे में क्या करें, अवेयरनेस रेज करें, ठीक है ना। देखो, तो हमारा पर्पज़ ये है कि हम हम जो कि हम क्या करें, हम क्या करें भाई, तो हम लोगों में मैटरनल हेल्थ और सेफ प्रेगनेंसी के बारे में अवेयरनेस फैलाए लोगों के अंदर। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है MMR, उसको हम कम कर सके। हम क्या करें, हेल्थ केयर सर्विस है उसमें सबको एक्सेस मिले, वो हम उसको बढ़ावा दे सके। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही क्या हो, डिलीवरी हो। गांव के अंदर जो दाई होती थी वो डिलीवरी ना करे और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़े, और एंटीनेटल केयर जो है वो एनकरेज करे। तो ये सारे पर्पज़ है, फोकस है, ठीक है ना। हम इस डे को क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों पे फोकस करते रहते हैं। सबसे पहले इस डे को हमने 2003 में ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले हमने इसको 2003 के अंदर क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। इंडिया ठीक है ना, ये फर्स्ट कंट्री बना था जो ऐसे नेशनल डे को डेडिकेट 11 अप्रैल को ऐसे मतलब ऐसे प्रकार के डे को डेडिकेट किया था। ये सेफ प्रेगनेंसी को इंश्योर करता है, चाइल्ड बर्थ, पोस्टनेटल केयर। तो ये चाइल्ड बर्थ सेफली हो जाए, उसके बाद भी बच्चे का ध्यान और उसकी माँ का ध्यान अच्छे से होता रहे, तो उस पर फोकस करता है, ठीक है ना। जैसे सेफ प्रेगनेंसी हो जाए पहले, फिर चाइल्ड बर्थ हो जाए, तो दोनों को ध्यान रखा जाए, उसके बाद भी दोनों की केयर बाद में भी की जाए। ऐसा नहीं कि डिलीवरी हो गई तो फिर काम हो गया, उसके बाद भी 1000 दिन तक दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भी माँ की हेल्थ भी सुधरेगी और बच्चे की भी हेल्थ सुधरेगी। की इश्यूज़ इन मैटरनल हेल्थ, तो वो मैटरनल माताओं की हेल्थ के बारे में कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, की इशू है, कौन कौन सी चैलेंजेस आती है भाई। तो हम देखते हैं कि भाई उनको क्या होता है, लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, मतलब उनको जो क्वालिटी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए वो हमारे देश के अंदर या फिर दुनिया की बात करें तो भाई बहुत सी जगहों पे नहीं मिलती है, ठीक है ना। फिर माताएं जो है वो माल न्यूट्रिशन का और एनीमिया का शिकार होती है, क्योंकि उनको क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिलता है। दूसरा है कि भाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स है वो बहुत कम होते हैं। हालांकि अब तो स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है स्थिति सुधर रही है, लेकिन फिर भी हमें और भी ज़्यादा स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है। इनएडिक्वेट स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स, मतलब जो बर्थ कराने वाले होते हैं ना, वो उनके पास उतनी ज़्यादा स्किल नहीं रहती है, ठीक है ना। इनएडिक्वेट स्किल रहती है उनके पास। तो ऐसे जो बर्थ अटेंडेंट हो जिसके पास बहुत अच्छी स्किल हो,
ऐसे लोगों को हमें हॉस्पिटल के अंदर या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराते वक्त उनको रखना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन कौन से है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी मेजर स्कीम्स चलाई हुई है कि भाई ये अच्छे से प्रेगनेंसी का जो दौर है वो अच्छे से दोनों के लिए, बच्चे के लिए और माता के लिए भी अच्छे से गुजर जाए। जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, ये पहली स्कीम है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होता है, कैश इंसेंटिव सरकार प्रोवाइड करती है, फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। दूसरा है जननी शिशु सुरक्षा योजना, मतलब इसमें जननी मतलब जो माता है उसको सुरक्षा प्रोवाइड करी गई है। इसमें क्या है, माता को भी और शिशु को भी सुरक्षा प्रोवाइड करी गई है, ठीक है ना। ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंदर, इसमें इसके अंदर भी क्या होगा, फ्री सर्विसेज सरकार देगी। फिर ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तो इसमें भी मैटरनल बेनिफिट जो है वो माता को मिलते हैं। तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग इसके साथ जुड़ा गया है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 के साथ भी जुड़ा है। ये आपको बताना है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 5 जो इसके साथ रिलेटेड है, बराबर। ये जो है भाई वो दूसरे स्लाइड का आ गया है, ये नहीं है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, फोकस हमारा क्या है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो कम हो जाए, इन्फेंट मोर्टालिटी कम हो जाए। तो इनफैक्ट इन शॉर्ट हमारा जो ध्यान है वो मोर्टालिटी को कम करना है, माता की मोर्टालिटी हो या फिर बच्चे की मोर्टालिटी हो, मतलब जो डेथ होती है ना डिलीवरी के दौरान माताओं की बच्चों की, वो कम हो जाए, इस पर हमारा फोकस रहेगा। इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को अच्छा करेंगे, सुधार करेंगे, हेल्थ केयर एक्सेस को सुधार करेंगे। हेल्थ केयर एक्सेस सुधरेगी तो क्या होगा, MMR कम हो जाएगा, न्यूट्रिशन भी लोगों को अच्छा मिलता रहेगा। अब क्या करना भाई, आप यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आप आंसर जो है इस टॉपिक को याद करते हुए आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हाँ देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्या हुआ था कि भाई रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब JSI, उन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफाई 2 न्यू स्पीसीज ऑफ फ्री लिविंग मराइन नेमेटोड्स। तो ये मराइन नेमेटोड्स है, उसकी 2 फ्री लिविंग स्पीसीज है उन्होंने आइडेंटिफाई की है तमिलनाडु की कोस्ट से, एंड उसको नाम दिया है कोरोनोनेमा धृति एंड एपेकैंथियन इंडिका। तो कोरोनोनेमा धृति एंड एपेकैंथियन इंडिका, ये नाम उन्होंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम नेमेटोड स्पीसीज के बारे में, तो क्या होता है इसके अंदर देखो, तो ये जो है एक नई नेमेटोड स्पीसीज 2 पाई गई है तमिलनाडु के कोस्ट से, ठीक है। ये कैसी है भाई, एकदम माइक्रोस्कोपिक है, एकदम दिखने में आपको नरी आँख से नहीं दिखेगी, नेक्ड आई से नहीं दिखेगी, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगा, माइक्रोस्कोप लेके आप उसको देख सकते हो। फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है मराइन इकोसिस्टम के अंदर, मतलब मराइन इकोसिस्टम के अंदर ये रहते हैं, ठीक है ना, और फ्री रहते हैं, एकदम बिंदास रहते हैं। फाउंड ऑफ द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु के ये कोस्ट है ना, यहाँ पे ये दोनों नेमेटोड्स की प्रजाति पाई गई है, ठीक है। ये हमारा तमिलनाडु स्टेट से, ये ग्रीन कलर में दिखाया गया है वो क्या है, तमिलनाडु स्टेट से, तो इसकी ये कोस्ट है ना वहाँ पे ये पाई गई है, ठीक है। ये पूरा हमारा इंडिया का मैप है, और इस इंडिया के अंदर देखो ये नॉर्थ का हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, ये अरुणाचल प्रदेश नागालैंड वाला ईस्ट वाला हिस्सा है, और ये गुजरात है हमारा, ये वेस्ट का हिस्सा है, और ये साउथ में ये केरल है, और ये तमिलनाडु है, ठीक है। इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम बात करें 2 स्पीसीज मिली है, उसमें से पहले स्पीसीज की जिसका नाम हम दिया है कोरोनोनेमा धृति, तो ये कैसा है, तो फ्री लिविंग मराइन नेमेटोड्स है। उसका शेप कैसा होगा, तो भाई देखो ये एकदम सिलेंड्रिकल शेप में है, फिर ये एंड पे कैसा होगा, टैपर्ड शेप में होगा, ठीक है ना। तो ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का होगा ये। फिर ये दूसरा है कि भाई ये कैसा है, इसका ग्लोबल स्टेटस क्या है, तो 4th नोन स्पीसीज ऑफ इट्स जीनस, तो ये नेमेटोड जीनस की ही 4थी नोन स्पीसीज है, मतलब अभी 4 स्पीसीज को ही हम क्या कर पाए हैं, आइडेंटिफाई कर पाए हैं। अर्लियर रिकॉर्ड्स की बात करें तो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था इसको, थाईलैंड में देखा था, और वियतनाम में देखा था। तो ये 3 कंट्रीज़ के अंदर पहले पाए गए हैं ऐसे नेमेटोड्स, और ये ऐसे जीनस की ये 4थी स्पीसीज है जो हमारे तमिलनाडु कोस्ट से पाई गई है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये हम बाद में बात करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि भाई दूसरी जो स्पीसीज पाई गई है जिसका नाम हमने रखा है एपेकैंथियन इंडिका। तो एपेकैंथियन इंडिका का फीचर्स कैसा होता है, तो इसकी भी एनाटॉमी जो है वो एकदम कॉम्प्लेक्स है। ये वाली जो है ना नेमेटोड, इसकी एनाटॉमी कैसी है, एकदम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। ये लैग हो रहा है ना बार बार, तो मज़ा नहीं आ रहा है यार।
तो इसकी कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी है, ठीक है। ये भी कैसा है, देखो इसका फीडिंग बिहेवियर देखो। इसके अंदर जैसे हमारे के अंदर मैंडिबल होते हैं ना, टीथ होते हैं, तो इसके अंदर भी टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो वो टीथ से फीड करता है, खाना खाता है, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक प्रेडेटर के तौर पे ये काम करता है, मतलब छोटा सा ही है, इसको भी माइक्रोस्कोप की मदद से ही आप देखोगे, लेकिन ये प्रेडेटर की तरह काम करेगा। तो क्या करेगा ये, मतलब छोटे छोटे जो जीव जंतु हो गए ना उसको ये खाएगा ये, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक प्रेडेटर है इसकी वजह से। इसका इकोलॉजिकल रोल ऑफ मराइन नेमेटोड्स, तो इसका इकोलॉजिकल रोल ये है कि भाई ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करेगा, मतलब ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको रिसाइकल करता रहता है, ठीक है ना। दूसरा है कि ये सेडिमेंट हेल्थ क्या करेगा, स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, सेडिमेंट की जो हेल्थ है उसको सुधारेगा। ये बायो इंडिकेटर्स है, मतलब ये एनवायरनमेंट हेल्थ को दिखाता है। अगर इनकी संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी तो वो क्या दिखाता है कि भाई एनवायरनमेंट की हेल्थ है वो कैसी है, अच्छी है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कैसा रहेगा, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा वो भी हमें ये दिखाता है। तो ये भाई इकोलॉजिकली भी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये इतना इसका सिग्निफिकेंस अब बात करें तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि भाई ये क्या करेगा, मराइन बायोडाइवर्सिटी नॉलेज है, बराबर। एनहेंस द मराइन बायोडाइवर्सिटी नॉलेज, फूड वेब डायनामिक्स, ये सारे सबके बारे में क्या करेगा हमें मराइन बायोडाइवर्सिटी नॉलेज को एनहेंस करने में मदद करेगा। दूसरा है कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फूड वेब डायनामिक्स, तो फूड वेब डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने में हमें मदद करेगा। दूसरा है कि इकोसिस्टम की मॉनिटरिंग और कंजर्वेशन में हमें मदद करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में, ठीक है ना, हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेमेटोड्स फाइलम नेमेटोडा, तो नेमेटोड्स है वो कौन से, नेमेटोडा फाइलम के अंदर आए थे, ठीक है ना। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ पे है। एक्चुअली ये साइड पहले रखनी थी और वो साइड बाद में रखनी थी, या फिर नहीं वो साइड बराबर है, वो पहले ही रखनी थी। अब हम नेमेटोड्स जनरली जो नेमेटोडा फाइलम है उसके अंदर जो नेमेटोड्स आते हैं उसके बारे में जनरल बात करते हैं कि वो कहाँ पाए जाते हैं। वो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, मराइन एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं, मतलब ये हर जगह पे पाए जाते हैं। देखो वन ऑफ द मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जितने ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रहते हैं ना उसमें से सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स है ये, ठीक है ना। इसको माइक्रोस्कोप की मदद से ही आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, ड्यूअल नेचर है, इकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है और इसका मेडिसिनल पर्पस के लिए भी, इसका मेडिकल में भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। हर एक कंटिनेंट के अंदर ये पाए जाते हैं, डिजर्ट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, स्वैम्स के अंदर पाए जाते हैं, मतलब गीले गीले जो प्रदेश रहते हैं ना उसमें भी पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन यानी कि भाई हम जो है इक्वेटर और बोलेंगे कि भाई इक्वेटर के थोड़ा ऊपर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के थोड़ा नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का एरिया है। जैसे कि देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इक्वेटर है ऐसे, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो इनका बीच का एरिया है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे, ठीक है। एंटार्क्टिका के अंदर भी पाए जाते हैं, मतलब कोई भी प्रकार का क्लाइमेट हो वो वहाँ पे पाए जाते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर ये पाए जाते हैं, मतलब वैसी भी स्थिति हो, एकदम बहुत ठंडा प्रदेश हो, एकदम बहुत गर्म प्रदेश हो, वहाँ पे भी ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, सर्वाइव करके रखते हैं, ठीक है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, इलॉन्गेटेड है, देखो ये लंबा है, ऐसे लंबा चौड़ा इनका बॉडी शेप होता है। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप बात करोगे तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी है एक प्रकार की, ठीक है। फिर बात करें हम तो टेपर्ड मतलब ऐसे दोनों एंड पे जाएंगे तो ये पहला एंड, यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये टैप हो गया। टैप मतलब थोड़ी उनकी जो थिकनेस है ना वो कम होती चली गई, यहाँ पे टैपर्ड होती गई, मतलब एक ठीक है, समझ गए हो गया आप, ठीक है ना। सिमेट्री इसकी कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब आप मिरर रखोगे तो मिरर के सामने अगर ये खड़ा हो जाए ना तो ये ऐसे सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा, ऐसे बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। इसकी बॉडी कैविटी इसके अंदर होती है, स्यूडोकॉल होता है इसके अंदर, जिसको हम फॉल्स बॉडी कैविटी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एंडोडर्म्स होता है, मेसोडर्म्स होता है और एक्टोडर्म्स होता है। तो फॉल्स बॉडी कैविटी है उसको हम मेसोडर्म्स बोलते हैं, फॉल्स बॉडी कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म्स बोलते हैं। तो फॉल्स बॉडी कैविटी यानी होता है स्यूडोकॉइल।
इसका इंपॉर्टेंस और इसका इम्पैक्ट ये है कि भाई ये पैरासिटिक फॉर्म्स इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। ये सबको इन्फेक्ट कर सकता है, प्लांट को, एनिमल को, ह्यूमंस को, सबको इन्फेक्ट करेगा, इससे हमें बीमारी हो सकती है। इसका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हमारे यहाँ पे मौजूद है। ये ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको डिकम्पोज करता है और उससे उसके अंदर जो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको रिसाइकल करता रहता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। ह्यूमन हार्मफुल भी, इसका रोल हार्मफुल भी है, इसका बेनिफिशियल रोल भी है, मतलब दोनों तरीके से काम होता है, हमें बेनिफिट भी करता है और हमें हार्म भी करता है। तो एबंडेंट ऑर्गेनिजम्स है जिसकी प्रेजेंस बहुत ग्लोबल है, बहुत हर एक जगह पे पाया जाता है और उसका ड्यूअल इम्पैक्ट भी है, ठीक है ना। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई हमारे ये इस वीक के। तो आपको यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए आपको याद रखना है। फिर ये एक योजना है वो आपको याद करके जानी है, ठीक है ना। इसके अंदर ये भी जो है ये योजना भी हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, इवन यूपीएससी के अंदर, जीपीएससी के अंदर और अदर कोई भी स्टेट पीसीएस हो उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो इसका ये कोर इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो इसको हमने अप्रैल 2015 के अंदर क्या किया था, लॉन्च किया था। इसको जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल रहा है उसको कहाँ से मिल रहा है, मुद्रा से मिल रहा है, ठीक है ना। इसका की गोल्स क्या है, तो ये क्या करती है भाई, ये लोन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है, किसको, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज है उनको हम क्या करते हैं, वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है, मतलब फार्म के अलावा दूसरी जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उसको प्रमोट करती है। ये चीज़ क्या करती है, इसका गोल क्या है, फार्म के अलावा दूसरी कोई एक्टिविटीज़ करो और आप इनकम जनरेट करो, उसको प्रोमोट करती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब लोगों को क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल इकोनॉमी के साथ जोड़ती है। तो ये सारी जो है इसके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के की गोल्स है। इसकी लोन कैटेगरीज के बाद अंदर बात करें तो हम ये 3 प्रकार की कैटेगरीज में लोन देता है। पहला लोन देता है ये शिशु लोन देता है। शिशु लोन के अंदर क्या होता है कि भाई आपको सिर्फ 50,000 तक की रकम आपको लोन के अंदर मिलेगी। और किशोर लोन के अंदर क्या मिलेगा, 50,000 से लेके 5 लाख तक की लोन आपको वहाँ पे मिलेगी। तरुण में 5 लाख से लेके 10 लाख तक मिलेगी। दूसरा आता है तरुण प्लस। ये तरुण प्लस के अंदर क्या होता है भाई, तरुण, ये तरुण है और दूसरा होता है तरुण, एक मिनट थोड़ा ये ज़्यादा हो गया है, तरुण प्लस। इसके अंदर क्या होता है, 10 लाख से लेके 20 लाख तक क्या होता है आपको लोन मिल जाती है, ठीक है ना। की फीचर्स क्या है भाई, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो मुद्रा कार्ड इसमें आपको मिलता है, जिसमें क्या होता है, जो आपको क्या करवाता है, एक्सेस करवाता है आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर। और ये जो है एटीएम्स और पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, उससे ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रीफाइनेंस फैसिलिटी, मतलब बैंक्स है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इनको रीफाइनेंस मिलता है, ठीक है ना। बार बार ये दिक्कत हो रही है यार, लैग का इशू हो रहा है बार बार। देखो, तो ये रीफाइनेंस फैसिलिटी इसके अंदर है, बैंक्स है एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, उनको रीफाइनेंस प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, फ्रॉम मुद्रा। ये मुद्रा जो है वहाँ से उनको फाइनेंस मिलता रहता है, बैंक को भी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया है मुद्रा कार्ड भाई, सीडीबी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है मुद्रा कार्ड, ठीक है ना। तो बैंक क्या है वो, ये मुद्रा कार्ड जो है वो एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड करती है। कवरेज एंड एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये जो है, ठीक है, ये योजना जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके लिए ये काम आती है। एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, जैसे कि डेयरी का काम है, पोल्ट्री का काम है, बी कीपिंग का काम है, इनको भी ये इनके अंदर इस योजना के दायरे के अंदर इनको समाहित किया गया है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है ना, उनको लोन दी जाती है। इसके अंदर लोन जो है वो बैंक के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्या होता है, रूट किया जाता है, मतलब लोगों को लोन दी जाती है बैंक्स के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से, ठीक है, एमएफआई के माध्यम से लोन दी जाती है। सेक्टोरल कवरेज क्या है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी लोन मिलती है, जैसे कि ऑटो रिक्शों के लिए मिलती है, टैक्सीज के लिए मिलती है, ई रिक्शों के लिए मिलती है, गुड व्हीकल के लिए मिलती है, ठीक है ना। सर्विस के लिए भी आपको लोन मिलेगी, जैसे कि सलून का शॉप खोलना है आपको, रिपेयर शॉप खोलना है, बटिक्स खोलना है, फार्मेसीज खोलनी है, तो भी आपको लोन मिलेगी। फूड के लिए लोन मिलेगी, जैसे कि स्मॉल
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आपको कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, कोल्ड स्टोरेज, आइस यूनिट, तो इन सब के लिए लोन मिलेगी आपको। टेक्सटाइल की बात करेंगे तो हैंडलूम के लिए, एम्ब्रॉयडरी के लिए, टेलरिंग के लिए, गारमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको लोन मिलेगी। तो ये सेक्टरल कवरेज है कि भाई इस योजना के अंदर ये सारे सेक्टर जो है वो कवर होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस और चैलेंज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर ये लोन देंगे लोग, इससे लोन लेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या होगी, स्किल डेवलप होगी, या फिर ऐसे लोगों में ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो बढ़ेगा, और ये लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा इससे, मतलब इनफॉर्मल बिजनेस है उसको फॉर्मल सेक्टर में आप ला सकते हो, ठीक है ना। इससे फॉर्मलाइजेशन, तो इसमें क्या है भाई, तो ये चैलेंजेस बहुत सारी है कि भाई लोन लेने के बाद लोन वापस ना करे, वो प्रॉब्लम हो सकता है। फिर एमएफआई जो है उसको मॉनिटर करना, ये भी एक चैलेंज है। सस्टेन क्रेडिट सपोर्ट मिलता रहे, इसकी भी ज़रूरत होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है ना। और एंश्योर लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी, मतलब सबसे पिछड़ा हुआ इंसान है उसको भी अगर ये लोन मिले, ठीक है ना, ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक चैलेंज के तौर पे गिन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि लास्ट माइल तक ये जो लोन है वो मिलती नहीं है, बैंक वाले परेशान करते हैं ये सब। चलो, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भाई प्रोवाइड क्रेडिट टू द स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, ये हम आगे भी देख चुके हैं, ठीक है ना। जैसे भाई बैंक के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से, एमएफआई के माध्यम से बैंक जो है वो एंटरप्रेन्योर को क्या करेगा, पैसा देगा, एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, काम करेगा, कुछ शॉप की दुकान खोलेगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार से शिशु, किशोर, तरुण, ये सारी बात मैंने कर दिया है आगे। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में भी बात किया है, ठीक है ना, अलग अलग एक्टिविटीज़ है इनके बारे में भी बात किया कि भाई इन सब लोगों को लोन मिलता रहेगा। दूसरा है कि भाई क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी ग्रोथ में भी बढ़ोतरी करने में हेल्प सहाय करेगा। दूसरा है कि बैंक रजिस्टर्ड बिजनेस है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर ला देगा, ठीक है। चलो बस ये इतनी चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मुद्रा लोन्स, तो मुद्रा लोन के बारे में मैंने बात किया कि भाई शिशु लोन जो है वो 50,000 तक आपको मिलेगा, ठीक है ना, बराबर। बहुत छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसमें ये लोन मिलेगी। दूसरा है किशोर लोन, कि भाई थोड़ा बिजनेस ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा बिजनेस एक्सपांड करना है, ठीक है ना, तो ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है तो आपको 50,000 से 5 लाख तक की लोन मिल जाएगी। तरुण लोन में हम बातें कर ही चुके हैं इसके, फिर भी बातें कर देते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को बहुत बड़ा शॉप बनानी है या फिर थोड़ा एक्सपांड करना है बिजनेस को, तो आपको 5 लाख से 10 लाख तक की लोन मिल सकती है। तरुण प्लस लोन है, मैंने आगे बात किया, उसमें 10 लाख से 20 लाख तक की लोन मिलेगी, ये एक्सपांशन के लिए है, ठीक है ना। तो ये जो है तरुण प्लस की बात है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो नीड फॉर द मुद्रा योजना, तो इसकी ज़रूरत क्या है, तो भाई ये इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्या करेगा, हर एक को इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो हर एक सेगमेंट को पहुँचे, ठीक है ना, एकदम फार्मर को पहुँचे, ठीक है ना, मतलब जो एकदम जो है लोग, ठीक है ना, जो एकदम सोसाइटी के बहुत नीचे की तबके के हैं, ठीक है, नीचे तबके मतलब बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है ना, उनको भी ये सारी बेनिफिट पहुँचे तो वो भी क्या करे, ऐसा बिजनेस करके आगे आ पाए। फाइनेंशियल गैप जो है उसको एड्रेस करेगा ये, मतलब एक्सेसिबल फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस, हर एक लोगों को फाइनेंशियल सर्विस मिलती नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस लोगों को मिलेगी, ठीक है ना, और लोग इस पैसों का इस्तेमाल करके बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारेंगे। सपोर्ट एंटरप्रेन्योर पोटेंशियल, मतलब क्या करेगा, लोगों के अंदर एक इनोवेटिव स्पिरिट डेवलप करेगा, ठीक है ना, लोगों का जो मतलब इंडिया का जो यूथ है उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा देने का भी काम करेगा, ठीक है ना। लोग क्या करेंगे, इससे अपना पोटेंशियल पहचानेंगे और आगे आएंगे। स्मॉल बिजनेस को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, ठीक है ना, जो स्मॉल बिजनेस है वो बैकबोन है इकोनॉमी के, ठीक है ना, तो उसको बूस्ट करने का काम करेगा। तो ये नीड है हमारी इस योजना की। फिर ये क्या है, तो ये जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज़ एम्ड एट, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर क्या करना, आप ABCD में से कौन सा आंसर सही है वो आप इसमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको कितना क्या हुआ है कि इस टॉपिक में कितना समझ पाए हो आप, ठीक है ना, तो मुझे भी पता चले। तो आप ये देखते रहना, ठीक है ना, कौन सा इसमें आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, तो मुझे पता चले। ये भी क्या है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है ना, कि भाई ये टार बॉल्स जो है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, वो फॉर्मेशन उसका कैसे होता है, इस सब के बारे में उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा गया है।
तो सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन की बात करें टार बॉल्स की, तो क्या होता है कि इसके अंदर भाई हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एसफाल्ट टेनिस होते हैं, इम्प्योरिटीज़ बहुत सारी होती है, सल्फर एंड मेटल्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसके अंदर कैसा होता है, हैवी हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि पैराफिन से, एरोमेटिक्स है, ठीक है ना। एसफाल्ट टेनिस की बात करें तो इसके अंदर एकदम ब्लैक कलर और स्टिकी टेक्सचर इसके अंदर होता है, इसलिए हम बोलेंगे एसफाल्ट टेनिस होता है। इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर सैंड जो ट्रैप हो जाती है, शेल्स है, सी बीड्स है, माइक्रोप्लास्टिक है, ये इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सल्फर एंड मेटल इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि निकल है, वेनेडियम है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी जो है इसके अंदर कंपोजिशन टारबॉल के अंदर रहता है। और ये कैसे फॉर्म होता है इसके अंदर, मतलब इसका कैसे टारबॉल्स क्रिएट कैसे होता है, ठीक है ना, तो ये हमें बताना है। तो ये टारबॉल जो है वो एक प्रोसेस होती है, उसका परिणाम है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। तो सबसे पहले क्या होगा कि भाई शिप के अंदर जो ऑयल होता है वो ऑयल क्या हो जाएगा, जो पानी के अंदर क्या होगा, ऑयल गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये नेचुरल ऑयल हो या फिर ये हम शिप जो लेके जाती है ना वो ऑयल गिर गया, उसके बाद क्या होगा, इवेपोरेशन और डिसोल्यूशन, मतलब हैवी ऑयल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है कि ऑयल पानी के अंदर गिरने के बाद इवेपोरेशन और डिसोल्यूशन हो जाएगा। मतलब हैवी ऑयल है वो क्या करेगा, मिक्सिस विथ इवेपोरेट इनटू एयर, मिक्स हो जाएगा पानी के साथ और इवेपोरेट हो जाएगा एयर के अंदर, और डिसॉल्व्स इन वाटर, और कुछ चीज़ें हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। हैवी ऑयल मिक्सिस विथ सी वाटर टू फॉर्म अ थिक। अब हैवी ऑयल जो है वो तो सी वाटर के साथ मिक्स हो गया और उसने क्या बनाया, थिक मॉसे लाइक इमल्जन बनाया, ऐसा जो है ना इमल्जन टाइप पानी के अंदर क्रिएट हो गया। फ्रेगमेंटेशन, विंड एंड वेव्स ब्रेक दिस थिक ऑयल इनटू द स्मॉलर पीसेस। अब ये बड़ा टुकड़ा था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा, विंड है, वेव्स है, वो तोड़ देगा। सॉलिडिफिकेशन, फिर रेसिड्यूज हार्डन इनटू द स्टिकी डेंस स्फीयर, फिर ऐसे ऐसे इनका सॉलिडिफिकेशन होता जाएगा, ठीक है ना, एकदम सख्त होते जाएंगे, स्टिकी होते जाएंगे, स्फीयर के फॉर्म में बन जाएंगे और करंट के द्वारा उसको कोस्ट पे लेके चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वेदरिंग की, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखनी है। टार बॉल का जो ये इंटरनल क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ड्राफ्ट रूल टू प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन एंड मराइन एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑयल स्पिल। तो ये ऑयल स्पिल से क्या करना है भाई, हमें मराइन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और हमारी जो कोस्ट लाइन है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए उसने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अपने जो ड्राफ्ट रूल्स है वो चेंज किए हुए हैं। तो ये मराइन एनवायरनमेंट्स के अंदर पाया जाता है, कोस्टल बीचेस के अंदर पाया जाता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो भाई फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ऑयल स्पिल और नेचुरल ऑयल सीपेज की वजह से ये पानी ऑयल जो है पूरा पानी के अंदर गिर गया। पानी के साथ क्या होगा, फिर ये क्रूड ऑयल और वेदर ऑयल है तो क्रूड ऑयल है उसका क्या हो जाएगा, वेदरिंग होगा, उसके ऊपर वेदरिंग होगा इसके अंदर, ठीक है ना। और ओशन करंट है, वेव्स है, वो क्या करेंगे, उसको शोर तक लेके आएंगे। फिजिकल केमिकल चेंज होगा, बायोलॉजिकल चेंज होता रहेगा इसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें भाई हमें वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा दिखी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मतलब शिप का आना जाना रहता है। फिजिकल में क्या होगा, क्रशिंग होगा, सॉलिडिफाइंग होगा। केमिकल में रिएक्शंस हो गए, कलर चेंज होगा। बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है ना, और एक सेमी सॉलिड और सॉलिड लम्प्स जैसा वो क्रिएट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, ये टार बॉल क्रिएट होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोजिशन क्या होता है, स्टिकी होता है, ब्लैक होता है, सेमी सॉलिड होता है, ऐसा स्टिकी चिपचिपा होता है, ठीक है भाई। रेंज भी उसकी क्या होती है, स्मॉल से लेके बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स तक, बास्केटबॉल साइज तक का ये टार बॉल्स क्रिएट हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एच मर्क्यूरी है, लेड है, ठीक है ना, ये सारे हैवी मेटल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पाए जाते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी थ्रेट, इसकी वजह से एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बायोडाइवर्सिटी को क्या है, थ्रेट है, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो हार्म्स सी बर्ड्स, फिशिस एंड टर्टल्स। तो ये जो दरिया के अंदर या ओशन के अंदर जो सी बर्ड्स होते हैं, फिश होती है, टर्टल्स होती है, उसको हार्म करेगा। दूसरा है इंजेक्शन रिस्क, मराइन एनिमल जो है वो इसको फूड के तौर पे क्या करेंगे, ऐसे इसको मिसटेक करेंगे, ऐसे फूड के तौर पे उसको खा जाएंगे, तो उनको नुकसान करेगा भाई। कोस्टल पॉल्यूशन है वो बढ़ाएगा, ठीक है, बीचेस पे एक्यूमुलेट होता जाएगा ऐसे, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा बीचेस में, ठीक है ना। इकोसिस्टम डैमेज होगी वहाँ की, ह्यूमन भी वहाँ पे बीचेस में घूमने जाएगा तो उसका भी एक्सपोजर होगा इसके साथ, तो इसको भी ये क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, अरेबियन सी रीजन, यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर शिप्स ऑयल की शिप्स है वो
मतलब नेविगेट करती रहती है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो होता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो यहाँ तक हम पढ़े, बस यहाँ तक था भाई, ठीक है। तो जय माता दी मित्रों, एंड आई होप दैट यू लाइक दिस लेक्चर, एंड मैं और इसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप क्या करना, आप इसको, आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मैंने बोला है कि आप इसको क्या करना, ये जितने भी टॉपिक है उसको याद करके कमेंट सेक्शन में लिखते चले जाना, तो आपकी भी प्रिपरेशन क्या होगी, होती रहेगी, ठीक है ना। ठीक है मित्रों, थैंक यू। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। अब फिर से हम नेक्स्ट वीक की करंट अफेयर्स में, पूरे वीक का करंट अफेयर्स जब हम देखेंगे तब हम फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद मित्रों।